Dear students, good afternoon. श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं सहायक आचार्य रवि, इतिहास विभाग, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन स्टडी की थी। कोरोना के इस काल में एक बार पुनः विकट समय हमारे सामने है और इस विकट परिस्थिति में हम एक दूसरे से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ही जो है मुखातिब हो सकते हैं। वक्त का तकाजा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और जैसे ही अच्छा वक्त आएगा हम एक बार पुनः उन्हीं कक्षाओं में वैसे ही ऑफलाइन स्टडी में एक दूसरे से मुखातिब होंगे। आज हम जो इसमें जो आपको टॉपिक दिख रहा है, मध्यकालीन भारत एक परिचय, जैसा कि हमने एंसेंट इंडिया फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में उसी के अनुपालना में मध्यकालीन भारत और प्राचीन और मध्यकाल के विभिन्न धर्म और दर्शन का दो आपके विषय हैं, इसमें मतलब पेपर हैं, और इनमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो मध्यकालीन भारत है। अगर मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो इसमें आपके द डिक्लाइन ऑफ राजपूत डायनेस्टीज एंड इट वाज द एरा ऑफ फ्यूडलिज्म, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड देन द बिगिनिंग जो होती है इसकी ऑफ सल्तनत एरा एंड देन मुग़ल एम्पायर। तो सल्तनत काल जो 1206 से लेके 1526 तक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के सत्तासीन होने से लेकर इब्राहिम लोदी के मरने तक का जो काल है। पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर के हाथों मरने वाला एकमात्र सुल्तान हिंद जो था वो इब्राहिम लोदी था। उनकी मृत्यु के साथ ही मध्यकाल का जो पहला भाग है उसका अवसान होता है और उसके बाद में मुगलिया हुकूमत की शुरुआत होती है और वो 1526 से लेकर और 1857 तक किसी न किसी रूप में, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 1757 यानी प्लासी के प्रथम युद्ध तक भारत की सत्ता पर जो है वो काबिज रहते हैं। मध्यकाल में हमने हिंदू संस्कृति, हिंदू प्रशासन, हिंदू राज्यों का वैभव देखा। मध्यकाल में हम लोग जो मुस्लिम राज्य हैं और जो मुस्लिम संस्कृति है उसका उद्भव और पराभव देखेंगे और किस प्रकार से मध्यकाल में जो है कला, साहित्य, संस्कृति जो है वो मध्य एशियाई, जो पहले तुर्क थे और उसके बाद में मुग़ल थे, इन दोनों ही मुस्लिम राजाओं और उनके आचार विचार के द्वारा ओत-प्रोत हुई का विशद विवेचन यहाँ पर हम करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो देखिए खलीफा के अधीन हुआ करता था और खलीफा मतलब इस्लाम में मोहम्मद साहब के जो वारिस थे उन्हें खलीफा कहा गया और उनके अधीन जितनी भी सत्ताएं दुनिया में राज करती थी वो सब उनके राजा जो थे वो सुल्तान कहलाते थे और उनकी जो उनका राजत्व का जो एरिया था वो सल्तनत कहलाता था। मुग़ल जो थे वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, उन्होंने खलीफा की सत्ता नहीं मानी, वो एक संप्रभु उपाधि बादशाह के साथ में बैठे थे। तो याद रहे कि सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक है के जो शासक हैं वो सब सुल्तान थे और उसके बाद के जो हैं 1526 से लेके 1757 यानी 1857 तक बहादुर से जफ़र तक वो सब बादशाह थे। एक तो बहुत बड़ा फ़र्क ये है। दूसरा ये है कि खलीफा की सत्ता इन दोनों के द्वारा में पहले वाला जो पार्ट है वो खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे और सेकेंड वन जो है वो खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों ही काल में एक बात जो देखने आई वो ये थी कि सल्तनत काल जो था उसमें सुल्तान जो थे वो किसी के अधीन नहीं होते थे खलीफा को छोड़ के। ऐसे ही जो है वो बादशाह का था, लेकिन बादशाह जो हैं वो पूर्णतः संप्रभु थे, उनको खलीफा जो है उसके द्वारा भी सुपरसीड नहीं किया जाता था, यानी वो भी इसको जो है। अब
मोटे मोटे तौर पे इसमें जो हमें देखना है यही है कि पहले मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी का आगमन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेंगे और वो जो है 1290 तक चलेगा। 1290 से लेके 1325 तक यहाँ पे खिलजियों का शासन रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर 1325 से लेके और जो है आगे का जो आपका सेकंड लार्जेस्ट जो पार्ट है वो आपका इनका तुगलकों का रहेगा और तुगलकों के बाद में जो लोदियों का रहेगा 1451 से लेकर और 1526 तक। तो इस तरीके से एक मोटे मोटे तौर पे इसकी फ्रेमिंग है। और उसके बाद में मुग़ल जो सत्ता है वो 1526 से लेकर और 1707 तक औरंगज़ेब के पतन तक अपने चरमोत्कर्ष पे है। और उसके बाद में उत्तर मुग़ल काल जो है वो 1757 तक चलता है। प्लासी के युद्ध के साथ ही दशा चेंज हो जाती है राजनीति की और यहाँ पर अंग्रेज़ जो है वो काबिज हो जाते हैं और आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। मोटे तौर पे देखें तो मध्यकालीन भारत हम अध्ययन की सुविधा के लिए मध्यकाल, आधुनिक और प्राचीन भारत का विभाजन करते हैं। अन्यथा इतिहास निरंतर होता है। जो चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में थी वो कमोबश आज हम देखते हैं। जैसे धर्म है तो वो आज वैसा का वैसा है जैसे हम उस समय देखते थे। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंटली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नथिंग इज चेंज। सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर चलती हैं और कुछ चीज़ें हैं वो समय के साथ में चेंज हो जाती हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं कि एक मास लेवल पे जो चेंज होता है दैट कैन डिवाइड द एरा ऑफ हिस्ट्री। कि प्राचीन काल में हिंदू संस्कृति सभ्यता का जो पार्ट था वो डोमिनेंट रहा, मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का पार्ट डोमिनेंट रहा और आधुनिक भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति जो है उसके आधार पर हमारे देश को चलाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हमने न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, एजुकेशन और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में अंग्रेज़ी छाया है उसको हमने देखा, महसूस किया और इस प्रकार से भारत बहुसांस्कृतिक देश बना। और इसीलिए हमारा जो संविधान है वो जब बनाया गया तो उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया कि यहाँ पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृति के जो आयाम हैं उनको किस तरीके से समेटा जाए, ये इसमें रखा गया है। तो इसकी डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। आज एक मोटी मोटी बात थी वो आपके साथ शेयर की।